हेलो। आपका माइक ऑन नहीं है, ये वाला माइक जो मेरे में शो कर रहा है। हेलो। ओके ओके, अब आ गया माइक सिंबल। पहले माइक सिंबल नहीं आया था ना आ गई। आपका। यस या। चलो, मैंने एक्चुअली दोबारा लॉग आउट करके लॉग इन करा इस हाँ मीटिंग पे। हाँ। ओके, सो तो खोलो वो क्या नाम है उसका, हाइपर वी। हाइपर। ओके, सो एनी क्वेश्चंस बॉबी फ्रॉम लास्ट नहीं क्लास? नहीं, कुछ मैंने पढ़ा ही हाँ, नहीं। 2 दिन मैंने कुछ पढ़ा कोई ही नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं अभी फिलहाल। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है फिलहाल। ओके, नो प्रॉब्लम। तो लास्ट दिन हमने एक नई मशीन बनाई थी। हम्म। वी आल्सो चेक्ड डिफरेंसिंग हार्ड ड्राइव्स, या। and we installed the operating system, and we also installed Active Directory and DNS, and यस we also configured static IP on the system. ठीक है? यस। Okay. So कोई भी any role that you install on any server, before installing or before configuring the server, make sure to use a static IP. जितने भी सर्वर होते हैं हम लोग नॉर्मली उस पे स्टैटिक आईपी यूज करते हैं। ओके ठीक है, सो दैट इट डजंट चेंज। और जब हम इसको स्टैटिक आईपी देते हैं तो वो स्टैटिक आईपी डीएचसीपी में हमें रिजर्व भी करनी पड़ती है। ओके ये फंडा बाद में पता चलेगा तुम्हें। एक्चुअली ओके। क्या होता है कि मैंने कंप्यूटर को तो एक आईपी दे दी, ये आईपी मैंने दे दी कंप्यूटर को। या। ठीक है, अब वो आईपी मैं कहाँ से दूंगा? मेरे पास एक पूल ऑफ आईपी एड्रेस रहता है जहां से मैं वो आईपी उसको देता हूँ ठीक है। कंप्यूटर को।
तो ये आईपी जो मैंने अपने सर्वर को दी है, ये आईपी मेरे डीएचसीपी में भी रिकॉर्ड रहनी चाहिए, नहीं तो डीएचसीपी क्या करेगा, वही आईपी किसी और सिस्टम को भी दे देगा। ठीक है, तो आईपी कॉन्फ्लिक्ट का चांसेस होते हैं, इसीलिए हमें ये आईपी रिजर्व करनी पड़ेगी वहां पे डीएचसीपी पे, ताकि वो चेंज भी ना हो और किसी और सिस्टम को मिले भी ना। ठीक है। ठीक है, ओके। सो लेट्स सी। चलो मुझे एक बार रिमोट दो। तो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट भेजे थे, शायद वो भी नहीं देखे होंगे ना? हाँ वो मैंने देख लिए थे। देखे थे। तो उसमें एक डॉक्यूमेंट था, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी या स्ट्रक्चर ऑफ डोमेन बोल लो उसको। कौन सा वाला? एक्टिव डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, एक्टिव एक्टिव डायरेक्टरी। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। हाँ, ओके। ठीक है। ओके। तो ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है। डोमेन क्या होता है, फॉरेस्ट क्या होता है और ट्री क्या होता है। ठीक है। ठीक है, नीचे आओ, देखो मैं तुम्हें पहले पहले साधारण सी भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल टर्म्स जो है हम वो पढ़ेंगे। तो एक फॉरेस्ट बनता है बहुत सारे डोमेन्स को लेके। लेट्स से फॉर एग्जांपल abc.com है, फिर मेरा जैसे एक और डोमेन मैंने बनाया def.com, या फिर समझो microsoft.com बनाया, india.com बनाया, google.com बनाया, yahoo.com बनाया। इन सब को मिला के हम एक फॉरेस्ट बना सकते हैं। ओके। ठीक है, उस फॉरेस्ट का नाम एक डोमेन होगा, बट ओके। उसके अंदर मल्टीपल डोमेन्स हो सकते हैं। अच्छा, तो एक कंपनी मल्टीपल डोमेन भी यूज कर सकती है? हाँ बिल्कुल यूज कर सकती है। चाइल्ड डोमेन जैसे सिस्टर कंसर्न होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास सोचो एक कंपनी है bsi.com। ओके। ठीक है, और मैंने किसी और कंपनी को अक्वायर करा अपने अंडर में। ओके। ठीक है, बट उस कंपनी का नाम कुछ अलग है, मतलब उसका डोमेन कुछ अलग है। लेट्स एग्जांपल fci.com है। ओके। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो दोनों को अलग अलग डोमेन्स में रख सकता हूँ, या फिर चाहूँ तो मैं जो fci.com है, मैं उसको bsi.com का चाइल्ड डोमेन ही बना सकता हूँ। अच्छा, या फिर ऐसा क्यों करते हैं कि दोनों का, अगर दोनों कंपनी अलग अलग है तो दोनों के सर्वर हम अलग अलग यूज नहीं करते? दोनों के हाँ सर्वर अलग अलग होंगे, हम्म। दोनों के डोमेन्स बिल्कुल अलग होंगे। या। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो जैसे ये दो ट्री दिख रहे हैं तुम्हें, हम्म। दो ट्री दिख रहे हैं ना। या। अब ये जो डोमेन एक पीले कलर का ट्रायंगल है, इसका अलग नाम हो सकता है, और इधर जो पीले कलर का ट्रायंगल है राइट साइड में, उसका नाम अलग हो सकता है। ओके। ठीक है, बट ये दोनों एक ही फॉरेस्ट के अंडर होंगे। ओके। धीरे धीरे जैसे तुम जाओगे, हम्म। धीरे धीरे मैं समझाता हूँ उसमें। ओके। ठीक है, तो ऐसे ही अब जैसे ये एक पीले वाला ट्रायंगल, इसके नीचे एक और ट्रायंगल बना हुआ है, हम्म। तो वो उसका चाइल्ड डोमेन बन जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल जैसे abc.efg.com। ओके। ठीक है, तो efg.com जो है वो abc का चाइल्ड डोमेन है। ओके। ठीक है, तो वैसे या तो मैं वैसे वैसे रिलेशनशिप बना सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ दोनों को पूरा अलग रखना, तो मैं एक डोमेन बनाऊंगा abc.com और दूसरा डोमेन बनाऊंगा def.com। ओके। ठीक है, सो अब हम थोड़ा सा एक्टिव डायरेक्टरी हो गया है। अच्छा, OU क्या होता है? OU, लेट्स सी व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या, जब एक्टिव डायरेक्टरी खोलोगे वहां पे तुम्हें पहले से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स मिलेंगे। ओके। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स क्या काम में आते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स हमें यूजर्स या कंप्यूटर्स या ग्रुप्स को सजाने के काम में आते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अपने 3 OU बनाऊंगा, जिसका नाम दूंगा आईटी, लेट्स से आईटी, फाइनेंस, ठीक है, और ओके। HR। मैंने ये ओके। 3 OU बनाए, और जो जो यूजर इन तीनों के हैं उनको डिवाइड कर दिया मैंने, ओके। और इन 3 OU पे मैं अलग अलग पॉलिसीज लगा सकता हूँ, पॉलिसीज लगा सकता हूँ। OU पे हम पॉलिसीज लगाते हैं। ठीक है। ठीक है, जब पॉलिसी हम लगाते हैं कि भाई ये पॉलिसी मैंने लगाई है इस HR डिपार्टमेंट में कि इनका जो पासवर्ड है वो हो सकता है कि 10 कैरेक्टर का हो, ओके। उससे कम नहीं होना चाहिए।
ओके और जो आईटी डिपार्टमेंट का पासवर्ड है वो हो सकता है 12 कैरेक्टर का हो। ओके तो मैं ओयूज पे अलग अलग पॉलिसीज लगा सकता हूँ। अब एचआर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको ये वॉलपेपर दिखे अपनी स्क्रीन पे, या ठीक है, तो मैं ये सब पॉलिसीज अलग अलग ओयू पे लगा सकता हूँ। तो ये बोल ओके क्या रहा है, तो बोला ओयूज तो कैन बी यूज्ड टू फॉर्म अ हायरार्की ऑफ कंटेनर्स विद इन अ डोमेन। एक डोमेन के अंदर बहुत सारे ओयूज हम बना सकते हैं जिसको हम एज हायरार्की में सजा सकते हैं, मतलब जैसी इच्छा वैसे हम यहाँ पे सजा सकते हैं। या या OUs are used to group objects for administrative purposes such as the application of group policies or delegation of authority। या हम उस OU पे डेलीगेशन भी दे सकते हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल आईटी डिपार्टमेंट के अंदर ही मैंने बहुत सारे OU बना लिए, ओके ठीक है, चाइल्ड OU जिसको हम बोलते हैं। या अब उस OU के अंदर हमने सीनियर एडमिन्स को 10 जन को रखा, जूनियर एडमिन को 15 जन को रखा, ऐसे करके रखा। और जो सीनियर एडमिन्स को OU है मैंने उस पर ज्यादा राइट्स दे दी। डेलीगेशन मतलब राइट्स देना राइट्स दे दिया कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। या और उसके नीचे वाला जो चाइल्ड OU है उस पे हमने थोड़े कम राइट्स दिए। जो मान लो जूनियर एडमिन से मेरे, मैं उनको ज्यादा राइट्स नहीं दूंगा, ठीक है ये वो कम में आता है। बेकार है ये सब, ठीक है, लेट्स मूव। ओके, नाउ मेन थिंग इज एक्टिव डायरेक्टरी। तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है? एक्टिव डायरेक्टरी जैसे मैंने बताया था इट्स अ डेटाबेस, या ठीक है। इस डेटाबेस में क्या होता है, सब कुछ आदमी, for example you can manage users, you can manage computer accounts, you can manage groups, ये सब हम सारी चीज इसके अंदर बना सकते हैं और उनको हम मेंटेन कर सकते हैं एक ही जगह से, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सबसे पहला फंक्शन मेरा ये है। सेकंड फंक्शन एक्टिव डायरेक्टरी क्या करती है, हमें हेल्प करती है ऑथेंटिकेट करने में, ठीक है। कोई भी, जैसे मैं एक्टिव डायरेक्टरी बनाता हूँ उसको डोमेन कंट्रोलर बनाता हूँ, तो कोई भी यूजर जब दूसरे क्लाइंट सिस्टम पे लॉगिन करेगा तो उसका यूजर नेम और पासवर्ड एक्टिव डायरेक्टरी ऑथेंटिकेट करेगी। ऑथेंटिकेट का मतलब उसको परमिशन देगी कि तुम परमिशन लॉगिन कर सकते हो कि नहीं दे सकते हो, या ठीक है। दूसरा है ट्रस्टलेशन। ट्रस्टलेशन अभी बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा जिस्ट बता दे रहा हूँ। जैसे मेरे पास दो कंपनी है, abc.com और def.com। इन दोनों के बीच में जब मैं ट्रस्ट सेटअप कर दूंगा, ट्रस्ट भी 5-6 तरह के होते हैं ट्रस्ट, जब मैं ट्रस्ट सेटअप कर दूंगा तब मेरी दूसरी कंपनी के जो लोग हैं वो मेरे पहली वाली कंपनी में भी, कंपनी के सिस्टम्स पे भी लॉगिन कर सकते हैं। ओके वो होता है ट्रस्ट, ठीक है कि भाई मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूं तो तुम क्या कर सकते हो, तुम मेरे सिस्टम्स पे लॉगिन कर सकते हो। अगर तुम मुझे ट्रस्ट करते हो तो मेरी एम्प्लॉय तुम्हारे सिस्टम्स में भी लॉगिन कर सकते हैं। ओके दैट इज कॉल्ड अ ट्रस्ट, ठीक है। और चौथा है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होती है कि जैसे मान लो मैंने 5-6 डोमेन कंट्रोलर्स बनाए, सब मैं एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया, तो मैं एक एक्टिव डायरेक्टरी में जो भी काम करूंगा वही चीज मेरे दूसरे डोमेन कंट्रोल पे खुद ब खुद रेप्लिकेट हो जाएगी, ओके मुझे ये मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो, ठीक गेटिंग माय पॉइंट? यस ओके। तो डोमेन कंट्रोलर तो एक ही होता है ना नहीं, डोमेन कंट्रोल तुम बहुत सारे बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अलग नहीं अलग, हम तो अलग अलग साइट्स पे अलग अलग डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं। इसमें क्या फायदा होगा, लेट्स से एग्जांपल मैं इंडिया का एपैक का एग्जांपल लेता हूँ। मेरी अलग अलग कंट्रीज है एपैक में। लेट्स से एग्जांपल मेरे पास इंडिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, चाइना है, जापान है, ये सब मेरी अलग अलग कंट्री है, ठीक है। नाउ लेट्स से मेरा एक ऑफिस चाइना में है और वहां के एम्प्लॉयज अपने सिस्टम में लॉग इन कर रहे हैं, ठीक है। अगर उनको किसी इंडिया वाले डोमेन कंट्रोलर से ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा तो बहुत टाइम लगेगा ना। बहुत टाइम लगेगा वहां से रिक्वेस्ट यहाँ जाएगी, फिर ये ऑथेंटिकेट करेगा, फिर रिक्वेस्ट यहाँ से वहां भेजेगा। या तो इंस्टेड ऑफ, अब मान लो एक एम्प्लॉय तो है नहीं, अब मेरे पास 100 एम्प्लॉय हैं, तो 100 जन की रिक्वेस्ट मेरे इंडिया डोमेन कंट्रोलर पे आएगी। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम क्या करते हैं कि मेरे चाइना या जापान के साइट्स पे मैं एक डोमेन कंट्रोलर सेटअप कर देता हूँ और वो डोमेन कंट्रोलर मेरे इंडिया के डोमेन कंट्रोलर पे रेप्लिकेट होता रहता है। मतलब रेप्लिकेट मतलब रेप्लिकेट मतलब कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ तो वही चीज वहां भी हो जाए खुद। जैसे मैं यहाँ, मैंने कोई यूजर बनाया, ठीक है, तो वहां भी जाके वो यूजर खुद ब खुद बन जाएगा। ओके ठीक तो उस यूजर को इंडिया वाले डोमेन कंट्रोलर को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाइना के डोमेन कंट्रोलर से कांटेक्ट करके ऑथेंटिकेट करके वो अपना काम कर सकता है, ओके ठीक है। ठीक है
Okay, so let's close this. अच्छा, अब इनका हम थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिकल देखेंगे. ठीक तो क्या बोल रहा था? अच्छा, तो स्विच ऑन करो सिस्टम DC 2016 को. कुछ ये अपग्रेड उपग्रेड करा है क्या सिस्टम? है। हाँ, इसमें वो 12 GB का हो गया टोटल अभी। ओके, ठीक है, इसे ऑन करो. तो रैम मतलब पहले 4 GB थी तो 2 स्टिक और लगा ली 4 4 GB की क्या? नहीं, 8 की लगाई है। 8 की एक स्टिक लगा ली. अच्छा. 4 की लगी हुई थी। तो मैं अच्छा. उससे कह रहा था 16 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरी स्टिक लगानी पड़ेगी। तो वो कह रहा हम्म. 4 वाली निकालनी पड़ेगी। मैं कहा मैं हाँ, उसे दोनों रखूँ। में फिर 8 8 लग जाते हैं. नहीं हाँ, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 12 GB बहुत है. मैं कहा अगर मैंने उसे निकाल दी फिर मैं उसे रखूंगा कहाँ, फिर वो वेस्ट हो जाएगी मेरी। मैं कहा जब वेस्ट हो जाएगी. खराब खराब होती है तो फिर जब तब देखेंगे भाई यूज करेंगे। नहीं नहीं, सही सही करा. 12 GB ऐसे बहुत है हमारी लैब के लिए, Yeah. उसमें कोई दिक्कत नहीं है 12 GB में. अरे मेरे पास एक बहुत अच्छा डेस्कटॉप था, पता नहीं चला क्या हो गया है. सो हम्म। लॉकडाउन के बाद ही कहीं लेके जाता, अभी तो लॉग इन करो. अच्छा, सपोज मैं यहाँ पे ये वाला ही पासवर्ड भूल गया, फिर कैसे चेंज करेंगे? ये भाई कोई तरीका नहीं है उसका, सीधा फॉर्मेट मारो. पूरे सिस्टम को? हाँ, पूरे और सिस्टम को, तो इस मशीन को. अच्छा, तो सेटिंग्स मुझे दोबारा से करनी पड़ेंगी फिर सारी? हाँ, सारी हमारे पास है ना, मास्टर मास्टर हार्ड ड्राइव है ना हमारे पास. अच्छा। ओएस तो आ जाएगा, बट सेटिंग्स वगैरह तुम्हें सब कुछ करनी पड़ेंगी. लिख लो, ये तो अपना लोकल पासवर्ड है, ये कहीं पे लिख लो, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है. नहीं, वो तो याद रहेगा क्योंकि मैं एक ही पासवर्ड यूज करता हूँ बाय हाँ सपोज ऐसा बस, होगा। बढ़िया है. ठीक है, अब अच्छा, अब हमने क्या क्या करा था हम वो देखेंगे. अभी भी स्लो चल रहा है इसकी रैम ना, नेक्स्ट टाइम हम रिबूट करेंगे तो इसकी रैम थोड़ी बढ़ा लेंगे, चार कैसे? जीबी रख लेंगे. अच्छा, इस जो हमने ये इंस्टॉल किया है अभी कर लें? हाँ हाँ हाँ, फिर दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा, एक ओके थोड़ा ओके। सा छोटा सा प्रैक्टिकल कर लेता हूँ, फिर रिस्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो ओके, अब तुम देखोगे यहाँ पे मेरे एडीडीएस आ रहा है. एडीडीएस होता है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज. पेमेंट अच्छा, सर्विसेज। एक एक क्वेश्चन बहुत आता है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन एक्टिव डायरेक्टरी. शॉर्टकट टू ओपन। एक्टिव डायरेक्टरी, ओके। ये ये एचआर नहीं पूछते, बट रिटन जो पेपर होता है ना हम्म। उसमें लिखते हैं. तो इसका शॉर्टकट है dsa.msc. अगर तुम स्टार्ट पे क्लिक ऑन स्टार्ट, ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उस पर क्लिक करो, वहां पे लिखो dsa.msc. टाइप कर दो, आ जाएगा तुम्हें, क्लिक करने से ओपन. हाँ, अब टाइप करो dsa.msc, लिख लो बुक में, कोई मतलब कॉपी में लिख वगैरह लिया में जहां भी लिख लिया लिख रहे हो. लिख लिया। इंटर मारो ऊपर, टाइम लगेगा दिखने में. ये है, ठीक है. तो ओके जब भी इसको एंटर करोगे ये खुल जाएगी. ओके। एक तो ये तरीका है, एक फिर स्टार्ट मेन्यू में तुमको दिखेगी एक्टिव हम्म, डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज. तीसरा तरीका यहाँ टूल्स, जो मेन्यू दिख रहे हैं राइट हैंड पे टूल्स, हम्म, ठीक है, वहां से भी तुम खोल सकते हो एक्टिव डायरेक्टरी को. एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स के नाम से आएगी ये. ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है. तो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स खोलोगे तो यहाँ से भी वही चीज खुलेगी. ओके, ठीक है, ठीक। तो ये दो तीन तरीके हैं खुलने के. और बाकी dsa.msc कहीं भी लिख दोगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे लिख दोगे, पावर शेल पे हम्म, लिख दोगे तो वो खुल जाएगा. ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसका ये क्या बोलते हैं, लोकल सर्वर पे क्लिक करो. अब जो जो हमने चेंजेस करे थे वो चेंजेस है या नहीं है, पहले तो वो देखो. हमने इसका कंप्यूटर नेम चेंज करा था, आईपी एड्रेस डाली थी,
ठीक है, देखो कंप्यूटर एड्रेस चेंज हो चुका है, कंप्यूटर नेम DC 2016, आईपी एड्रेस मैंने 168.0.0.1 डाला था, फायरवॉल हमने ऑफ करी थी, IPv6 इनेबल्ड, नो प्रॉब्लम, नॉट एक्टिवेटेड, एवरीथिंग इज फाइन। अब हम क्या करेंगे, इसको हम प्रोमोट करेंगे एज अ डोमेन कंट्रोलर। ओके ठीक है, तो ये जो पीला वाला आइकन है, पहले उस पर क्लिक करो, प्रोमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, क्लिक कर दो उस पर। मेरी तो अभी डोमेन, एक्टिव डायरेक्टरी तो मैंने, ओके, हाँ बताओ। डोमेन कंट्रोलर ही सारे चेंजेस करता है क्या? सारे चेंजेस, या किस टाइप के चेंजेस? वही लाइक यूजर्स के लिए पॉलिसी वगैरह लगाना, हाँ, सब कुछ सब कुछ सब कुछ डोमेन डोमेन कंट्रोलर से ही कंट्रोलर। होता है सब कुछ। लाइक अगर हाँ मैं काम कर रहा हूँ, मैं पॉलिसी चेंज कर रहा हूँ, तो मेरे पास ही डोमेन कंट्रोलर रहेगा। हाँ, तो तुम्हारे पास डोमेन कंट्रोलर का एक्सेस दे दिया जाएगा तुम्हें। ओके तो तुम, जरूरी नहीं है कि डोमेन कंट्रोलर पे ही लॉग इन करके काम करोगे, तुम अगर चाहते हो एक्टिव डायरेक्टरी में दूसरे सिस्टम से खोलना, तो हाँ दूसरे सिस्टम पे भी खोल के तुम काम कर सकते हो। ओके। तो फिर क्या उस पे सेम सिस्टम इंस्टॉल रहेगा, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम? एक सेकंड रुक। हाँ जी। ठीक है, ठीक। ओके। तो ये तीन ऑप्शन है मेरे। हम्म, एक पहला, इन तीनों को अच्छे से समझो। हम्म, अब अभी हमारे पास कोई भी डोमेन कंट्रोलर नहीं है, हम्म, वी ओनली हैव अ सिस्टम विथ एक्टिव डायरेक्टरी एंड DNS इंस्टॉल्ड। या ठीक है, तो पहला बोल रहा है एड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। ओके ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ अभी, हाँ मुझे सिस्टम थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हम्म, हूँ। हाँ हेलो या जी। तो उस आइकन पे क्लिक करो, पीले वाले आइकन पे, और ये ऑप्शंस आए हैं हमारे पास। यस या नाउ ये तीनों ऑप्शन हमें अच्छे से समझने हैं। हम्म, पहला ओके ऑप्शन है एड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। मेरे पास कोई अगर डोमेन है पहले से, हम्म, तो मैं उस पे एक डोमेन कंट्रोलर ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास कोई डोमेन कंट्रोलर तो है नहीं अभी तक, हम्म, या तो हम एग्जिस्टिंग डोमेन ऐड नहीं कर सकते हैं। या ठीक है, दूसरा है ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। ये अब भी नहीं हमारे है। पास कोई फॉरेस्ट भी नहीं है जहां पे हम न्यू डोमेन बनाना चाहते हैं। या तो हमारे पास पहले क्या है, ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। ओके ऐड अ न्यू फॉरेस्ट मतलब कि मुझे एक नया फॉरेस्ट बनाना है जहां पे पहला डोमेन कंट्रोलर मैं सेटअप कर रहा हूँ। ओके। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन होगा, और जो भी तुम्हें डोमेन का नाम देना है, हम्म, ठीक है, एक चीज और लिख लो, द फर्स्ट हम्म, डोमेन इन अ फॉरेस्ट इज नोन एज द रूट ऑफ द फॉरेस्ट। फर्स्ट डोमेन। द फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर इन अ फॉरेस्ट या is known as the root of the forest. ओके। ठीक है, अब ये हमसे क्या मांग रहा है, स्पेसिफाई द डोमेन इंफॉर्मेशन फॉर दिस ऑपरेशन, रूट डोमेन नेम, कुछ भी नेम ओके तुम डाल सकते, abc.com तुम डाल दे, नेक्स्ट। या ठीक है, एक एक स्क्रीन हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और उसके बाद समझाऊंगा, फिर करेंगे। ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट, मतलब कंटिन्यूअस क्लिक मत करना। नेक्स्ट कर दिया। अभी ये क्या कर रहा है? ये सेटअप कर रहा है धीरे धीरे, अभी ये दूसरी स्क्रीन पे आएगा। ये एक्चुअली प्री रिक्विजिट्स चेक करता है कि हमारे जो जो प्री रिक्विजिट्स वो हम मीट कर रहे हैं कि नहीं मीट कर रहे हैं। अब ये क्या आया देखो, सेलेक्ट फंक्शनल लेवल ऑफ द न्यू फॉरेस्ट एंड रूट डोमेन। ओके तो फॉरेस्ट फंक्शन लेवल और डोमेन फंक्शन लेवल क्या होता है, ये भी एक बार देख लो।
ठीक है, यहाँ पे लिखा विंडोज सर्वर 2016, फॉरेस्ट फंक्शन लेवल और डोमेन फंक्शन लेवल। तो फॉरेस्ट फंक्शन लेवल होता है कि मैं फॉरेस्ट के लेवल पे क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ, और डोमेन फंक्शनल होता है कि डोमेन पे लेवल के मैं क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ। तो ठीक है, जब फॉरेस्ट में तुम क्या देख रहे होता हो है? फॉरेस्ट के लेवल पे, ओके at a forest level what changes we can do, और डोमेन का मतलब होता है at a domain level what changes we can do। तो ओके, यानी यहाँ पे तुम फॉरेस्ट दोनों में देख तो रहे हो हम कुछ भी कर सकते हैं, पूरी सिस्टम से रिलेटेड, पूरी कंपनी सिस्टम से से रिलेटेड। रिलेटेड, यस, उसमें जितने भी डोमेन्स रहेंगे हम कुछ भी उसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉरेस्ट फंक्शन लेवल यहाँ लिखा विंडोज सर्वर 2016, इसका मतलब ये होता है कि मेरे विंडोज सर्वर 2016 पे जो जो फीचर्स मुझे अवेलेबल मिलते हैं मैं वो सारे कुछ कर सकता हूँ। ठीक है। तो अगर तुम ड्रॉप डाउन में क्लिक करोगे, ड्रॉप डाउन में क्लिक करो विंडोज सर्वर 2016 जहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तुम्हें 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 ये सारे मिल रहे हैं मुझे। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि अब जैसे 2008 है तो उसमें फीचर्स कम थे, फिर 2008 R2 में फीचर्स बढ़े, 2012 R2 में और फीचर्स बढ़े। तो यहाँ पे नॉर्मली हम 2016 ही सिलेक्ट करते हैं। अगर तुम कोई लोअर वर्जन सिलेक्ट करोगे तो हमें जो 2016 में फीचर्स मिल रहे हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। ओके, अगर सपोज किसी कंपनी के पास 2012 तक ही सारे सिस्टम्स हैं तो हम फिर 2012 सेलेक्ट करेंगे? नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं कंपनी के पास 2012 में उससे मतलब नहीं है। है। मैं ये जो डोमेन कंट्रोलर सेटअप कर रहा हूँ नया, मैं ओके अगर 2016 करता हूँ इसको तो मैं इस सिस्टम पे जो जो चेंजेस है एट अ डोमेन लेवल मैं वो 2016 के फीचर्स के हिसाब से चेंजेस कर सकता हूँ। ओके ठीक। ठीक है, तो ऐसे ही डोमेन फंक्शन लेवल पे 2016 ही सिलेक्ट करते हैं कि मुझे 2016 में जो जो नए फीचर्स आए हैं मैं वो सारे यूज कर सकता हूँ। और सपोज अगर 2019 मैंने इंस्टॉल किया होता ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पे 2019 भी आ जाता, राइट? 2090 आता, 2019 आता, राइट, ओके एब्सोल्युटली राइट। तो मुझे 2019 में जो जो फीचर्स नए आएंगे मैं वो सब यूज कर सकता हूँ। ठीक। ठीक है, फॉरेस्ट फंक्शन लेवल और डोमेन फंक्शन लेवल ये थोड़ा सा पूछते हैं कि क्या काम है इसका। तो ओके मोस्टली इसका काम क्या है कि at a domain function level if we select the higher operating system, so ओके all the features that are available on that operating system can be used at a domain level or at a forest level। ओके। ठीक है, वो स्क्रीन कहाँ गई? ओके, अरे हट ही नहीं रहा। ये नहीं हटेगा, उसको खोलो, कोई दिक्कत नहीं है, वो बैकग्राउंड में रहेगी वो। अच्छा, अब यहाँ पे स्पेसिफाइड डोमेन कंट्रोलर कैपेबिलिटीज। अब डोमेन कंट्रोलर मेरा क्या क्या कर सकता, मतलब क्या क्या इसके फीचर्स और होंगे। तो पहला डोमेन नेम सिस्टम, तो यही यही सिस्टम मेरा डीएनएस भी हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ठीक है, और ग्लोबल कैटलॉग जीसी, ग्लोबल कैटलॉग के बारे में हम पढ़ेंगे, ग्लोबल कैटलॉग एक्चुअली होता क्या है एक नेक्स्ट क्लास में करूंगा ग्लोबल कैटलॉग में। अभी मुझे क्या करना है, इसका एक पासवर्ड देना है, डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड का पासवर्ड। स्क्रीन खोलो, पीछे वाली स्क्रीन पे क्लिक करो। हाँ, बस ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ये बोल रहा है कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। और एक चीज इसमें है, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर्स। रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर क्या होता है? रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर क्या होता है कि उस डोमेन कंट्रोलर पे मैं कुछ चेंजेस नहीं कर सकता हूँ, वहां से सिर्फ वहां पे सिर्फ डेटा में रीड कर सकता हूँ। वहां पे अगर बैठ के मैं किसी की पासवर्ड रीसेट करने की कोशिश करूंगा तो पासवर्ड रीसेट में नहीं कर सकूंगा। वहां से सिर्फ मैं उस यूजर को ऑथेंटिकेट कराने का, जैसे कोई छोटा ऑफिस है मेरा, कोई बहुत छोटा ऑफिस है जहाँ पे सिक्योरिटी उतनी बढ़िया नहीं है, डोमेन कंट्रोलर नीड्स टू बी सिक्योर्ड क्योंकि उसमें कंपनी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग यूजर्स, कंप्यूटर्स, बिजनेस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो इसीलिए कोई अगर छोटी ऑफिस है मेरी, यहाँ पे सोचो 4-5 एम्प्लॉय हैं, बट दैट इज इंपॉर्टेंट ऑफिस, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे सिर्फ एक RODC इंस्टॉल कर दूंगा। मैं वहां पे एक सिर्फ RODC इंस्टॉल करूंगा ताकि वहां पे कुछ भी इंफॉर्मेशन मिसगाइड ना हो या कुछ भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो, मतलब कोई चेंजेस ना कर सके लोग वहां से। ठीक है,
और उस सिस्टम पे लॉगिन करने के लिए किसी को अगर डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन करना है आरओडीसी पे, तो उसका पासवर्ड मेन आरओडीसी से, सॉरी मेन डोमेन कंट्रोलर से ऑथेंटिकेट होता है। नॉर्मल यूजर्स डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं कोई यूजर अगर बनाऊंगा, वो चाहेगा डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन करना, तो वो नॉर्मली लॉगिन नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस आई स्पेसिफाई। मैं अगर जब तक उसको एक पॉलिसी में ऐड नहीं करूंगा, तब तक वो डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन नहीं कर सकता यूजर्स। सिर्फ डोमेन एडमिन्स जो है, सिस्टम एडमिन्स जो है, एंटरप्राइज एडमिन्स जो है, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं जो कि वही लॉगिन कर सकते हैं, बाकी कोई यूजर लॉगिन नहीं कर सकता डोमेन कंट्रोलर पे। ठीक है, इसका अब यह है, इसका मतलब क्या होता है? टाइप द डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड पासवर्ड। अब डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड पासवर्ड इज लाइक अ सिस्टम रिस्टोर, जिसको हम नॉट सिस्टम रिस्टोर, जिसको हम लास्ट नोन गुड कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। सुना है ये तुमने? LKGC। जब भी तुम सिस्टम को F8 में लेके जाते हो, तो वहां पे हम बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, सेफ मोड विद नेटवर्किंग, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं ना। यस। तो वहां पे एक ऑप्शन होता है लास्ट नोन गुड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, दैट इज सिमिलर टू दिस डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड। मैं लास्ट नोन गुड कॉन्फ़िगरेशन में जाके इस सिस्टम को रिस्टोर भी कर सकता हूँ। तो ये उसका पासवर्ड है। तो यहाँ पे यहाँ कोई पासवर्ड दो, डालना है। सेम पासवर्ड ही दे दो, जो पासवर्ड तुमने सिस्टम के लिए यूज करे वही पासवर्ड दे दो। तो ये क्या हमें सेव करना होता है सारे बैकअप वगैरह, ताकि हमारा रिकवर हो जाए? नहीं, ये खुद ब खुद बैकअप होता रहता है। नेक्स्ट, पासवर्ड याद रखना, ये एक ही पासवर्ड दिया ना, चलो ठीक है। यस। ठीक। अच्छा, ये बोला डेलीगेशन फॉर दिस डीएनएस सर्वर कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज द ऑथोरिटी पेरेंट जोन कैन नॉट बी फाउंड। तो हमें अभी डीएनएस इस पे क्रिएट करने की जरूरत है, तो यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट डीएनएस डेलीगेशन। ये बॉक्स पे क्लिक करो, क्रिएट डीएनएस डेलीगेशन का जो बॉक्स है। नहीं होगा। ओके, ये हम बाद में करेंगे। क्लिक नेक्स्ट अगेन। नेक्स्ट पे क्लिक करो। अच्छा, अब ये है नेट बायस नेम। तो पहले क्या चलता था, पहले जैसे तुमने abc.com दिया, तो पहले पूरा .com के साथ नहीं आता था, सिर्फ नेट बायस abc हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं नेट बायस या नेट गुई। ठीक है, तो यहाँ पे abc डाल सकते हो, खत्म। नेक्स्ट। ये ऑटोमेटिक आ गया ये तो। हाँ, नेक्स्ट डाल दो। वही मैं बोल रहा हूँ, .com के साथ नहीं आता था ये। क्या, .com हटा के जो भी नाम होता था मेरा वो लेता था सिर्फ, जिसको हम, एक होता है FQDN, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ओके। FQ जैसे तुम FQDN, फुल्ली DN क्वालिफाइड, हाँ, डेल्टा नवंबर। डेल्टा नवंबर। FQDN, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है पूरा एड्रेस, किसी भी सिस्टम का पूरा एड्रेस। जैसे मेरा ये सिस्टम जब बन जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा, dc2016.abc.com। ओके, 2016.abc.com। ओके। ठीक है, जब उसको हम बोलते हैं फुल्ली क्वालिफाइड नेम, मतलब पूरा नाम सिस्टम का। अच्छा, अब ये तीनों पाथ लिख लो, कहाँ कहाँ पे इसकी डेटाबेस फाइल सेव हो रही है। और इस फाइल का नाम भी याद रखना, ntds.dit बोल के फाइल होती है, DIT। एक्टिव डायरेक्टरी की जो फाइल होती है उसका नाम है ntds.dit। ntds.bit देखो वहां bit। पे डी फॉर दिल्ली, ओके, कहाँ लिखा है ये? ये लिखा ना, C:\Windows। ये पूरा नाम नहीं देते, मतलब पूरा एक्सटेंशन नहीं देते, सिर्फ ओके। NTDS देते हैं। तो क्या लिखना है? लिखो द डेटाबेस फाइल ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी
is known as Yeah. ntds.dit file. DIT हाँ, dit. dot dit file. Okay. तो इस फाइल का काम क्या है, ये फाइल क्या करती है? सो दिस ntds.dit फाइल Hmm. is a database file Hmm. that stores active directory data. Hmm. ठीक है, that stores active directory data including information about Information about users, users, objects, objects, groups, groups, and group membership. group membership. Okay. It also includes Also include the password hash, the password hashes. hashes. HASH. हाँ जी, HASHES Yes. Yeah. Hashes. for all users in the domain. तो ये मेरी मेन एक्टिव डायरेक्टरी की डेटाबेस फाइल है Okay. जो कि ये सारे इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। तो और ये ये सी कहाँ में रहती है? जा रहा है, सी में जा रहा है, सी में मेरे विंडो 10 में जा रहा है या इसमें जा रहा है सर्वर में? अरे इसी पे जा रहा है भाई, तुम्हारे विंडोज 10 पे कुछ नहीं जा रहा है। अच्छा अच्छा, जो तुम हमने डी में अलग से क्रिएट किया उसी में जा रहा है ना? हाँ, उसको तुम भूल जाओ। डी में कहा तुमने, सोचो एक सिर्फ एक अलग से मेरी एक हार्ड ड्राइव है डी ओके। ड्राइव पे, जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। तुम्हारे होस्ट सिस्टम पे कुछ नहीं होगा, अच्छा अच्छा, ठीक है। कंफ्यूज मत हो। ठीक। ठीक है, तो ये जो फाइल होती है, ये फाइल क्या करती है? ये सारे इन्फॉर्मेशन जो जो मैंने तुम्हें दिए, ये सारे इन्फॉर्मेशन रखती है ये। ओके। ठीक है, और इसकी लोकेशन होती है सी ड्राइव, विंडोज, एनटीडीएस। तो ये तीनों जो लोकेशन है ये सारी एडी की फाइल्स हैं, डेटाबेस सारी फोल्डर, एडी की फाइल्स लॉग है लॉग फाइल्स वगैरह। जी। सिस्टम वॉल्यूम फोल्डर। ठीक है। लिख लिया?